हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो रीसेंट एग्जामिनेशन ट्रेंड है यूजीसी नेट कॉमर्स का और मैनेजमेंट का भी, उसके अंदर आपको केस स्टडी पैसेज बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं। आपको पैसेज दिया जाता है और फिर उस पे बेस्ड आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं जिनके आंसर पैसेज में हो भी सकते हैं और पैसेज में नहीं भी हो सकते। अब सबसे बढ़िया प्रैक्टिस ऐसे सवालों की आपके प्रीवियस ईयर के पैसेजेस से हो सकती है और आज हम यही करने वाले हैं। यूजीसी नेट 2021 एग्जामिनेशन के अंदर जो सारे कॉमर्स के शिफ्ट्स में पैसेजेस आए थे उनको हमने इंक्लूड कर लिया आज के डिस्कशन में। सारे पैसेजेस को मैं आपके साथ रीड करूंगा और आप और मैं मिलकर कोशिश करेंगे कि उनके आंसर्स हम सही से लगा पाए। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं आपके लिए। आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोर्स है, टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आपकी एंड टू एंड सारी कवरेज हो जाती है आपके सिलेबस की। आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं पैसेज से। तो रीड करते हैं इस पैसेज को और देखते हैं कि कैसे सवाल इस पैसेज से पूछे गए हैं। तो जब भी आपको पैसेज बेस्ड सवाल आता है तो पहले आपको क्या करना होता है, उस पैसेज को एक बार फटाफट से रीड करना होता है और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगर क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि हाँ डायरेक्ट लिंकेज है पैसेज से ही, तो फिर आप पैसेज को वापस से रेफर कर सकते हैं और आंसर्स मार्क कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस और पैसेज का कोई खास लेना देना है ही नहीं है, बस पैसेज तो एक आपको एक थीम दे रहा था, उस थीम पे क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे गए हैं, तो फिर आपको वापस पैसेज को देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहले फटाफट से इस पैसेज को रीड कर लेते हैं। 1 मिनट लगाना है और फटाफट से पैसेज को रीड कर लेना है। तो यहां पे हमारे पास जो पैसेज है वो कह रहे हैं, रिकूपरेटिंग द इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19, इंडिया अटेन्ड 13% growth boosted by investments in the digital sector. Infrastructure and energy deals also propped up M&A deals in India. As a result, India could achieve 13% growth in foreign direct investment in 2020 amidst global collapse. China is the only other country that has shown remarkably high FDI growth. तो कह रहे हैं कि कोविड 19 के बावजूद भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बढ़ी हैं, एमएनएस यहाँ पे देखने को मिले हैं और एफडीआई भी इंडिया में बढ़ा है। ये चीजें आपको मन में सोचनी है बस। An investment trends monitor issued by UNCTAD pointed out global FDI collapsed in 2020 by 42% to an estimated USD 859 billion from 1.5 trillion. China and India were the two major outliers in a gloomy year for FDI. तो चाइना और इंडिया में FDI की पोजीशन अच्छी रही। India achieved positive growth boosted by investments in the digital sector, where the investments continued, particularly through acquisition. Cross-border mergers and acquisitions grew. Infrastructure and energy deals also propped up M&A deals in India. India and Turkey are attracting good number of deals in IT consulting and digital sectors, including e-commerce, data processing, digital payment. In terms of individual nations in ICT and pharmaceutical growth, China was the world's largest FTA recipient, with flows to the Asian giant rising by 4%. High-tech industries saw an increase of 11% and cross-border M&As rose by 54%. Although their investment activity slowed down initially in 2020, they are now set to take advantage of the low interest rates and increasing market values to acquire assets in overseas market for expansion, as well as rivals and smaller innovative companies affected by the crisis. तो देखो ये चीजें यहाँ पे बोल रही हैं, इंडिया और चाइना के बारे में बेसिकली यहाँ पे बता रखा है, एफडीआई के बारे में बता रखा है कि वर्ल्ड में तो अच्छा नहीं रहा बट इंडिया के कुछ सेक्टर्स के अंदर जैसे डिजिटल सेक्टर की बात कर रखी है, तो ये सब चीजों में इंडिया का एफडीआई हमें देखने को मिला। तो आइए फटाफट से पैसेज की तरफ चलते हैं। Which country outlined in the world in terms of FDI inflows in ICT and pharmaceutical sector? तो ये सवाल सीधा सीधा आपके पैसेज से पूछा गया है। अगर आपको याद ही है तो आंसर वैसे ही लगा दो, अगर नहीं याद है तो एक बार पैसेज को रेफर कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पैसेज में सीधा सीधा लिखा हुआ है जी कि इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल नेशंस इन आईसीटी एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, चाइना वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट। तो बहुत ही आसान सवाल, आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल भी सीधा सीधा पैसेज से ही सवाल है। एनुअल इंक्रीज डिक्रीज इन इंडियाज एनुअल एफटीआई इनफ्लो एंड ग्लोबल एफटीआई फ्लोज रिस्पेक्टिवली। तो इंडिया में कितना इंक्रीज हुआ और ग्लोबल में कितना डिक्रीज हुआ ये आपसे पूछ रहे हैं।
तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि इंडिया के अंदर 13% ग्रोथ हुआ था एफडीआई के अंदर, और साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि हमारी जो रिपोर्ट थी उसमें ग्लोबल एफडीआई जो थी इट कोलैप्स्ड बाय 42%, तो उसमें -42% हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो +13 -42, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। इंडिया एंड टर्की आर अट्रैक्टिंग गुड नंबर ऑफ डील्स इन। तो बहुत आसान सवाल, सीधा पेसेज से उठा के सवाल पूछ दिया गया। तो सीधा लिखा हुआ है कि दे आर अट्रैक्टिंग गुड नंबर ऑफ डील्स इन आईटी, कंसल्टिंग एंड डिजिटल सेक्टर्स। तो इसीलिए आप आसानी से ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सवाल है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट चाइना? FDI's inflows increased by 4%, international M&As increased by 54%, highest FDI ICT and pharmaceutical sector, ये तो अभी हमने सवाल भी सॉल्व कर लिया। USD 1.5 ट्रिलियन साइज्ड इकोनॉमी। तो सीधा सीधा पैसेज से सवाल है, आपके पैसेज में ये लिखा हुआ है कि चाइना जो है उसके अंदर FDI के इन्फ्लोज जो बढ़े 4% से बढ़े, और M&As जो है 54% से बढ़े। ठीक है, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट सही है, और 3 वाली भी सही है। ये USD 1.5 ट्रिलियन साइज्ड इकोनॉमी जो है ये सही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट यूज की गई थी ये आपकी ग्लोबल एफडीआई के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रखी थी कि ग्लोबल एफडीआई जो है वो 2019 में इतनी थी और यहां से डिक्लाइन होके 859 हो गई 2020 में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये 1.5 ट्रिलियन यूज किया गया है, तो ये चाइना के बारे में नहीं है, और इसीलिए यहां पे ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज गोइंग टू बी दी आंसर। चलिए यहाँ पे सवाल है, द ऑथर opines in the paragraph that which of the following has helped to acquire assets in overseas market for expansion? तो ये भी सवाल आपका सीधा सीधा लास्ट पैराग्राफ से पूछा गया है। अगर आप लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे तो वहां पे ये सीधा सीधा लिखा गया था कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तो स्लो डाउन हो गई, बट एडवांटेज किसका लिया जाएगा? लो इंटरेस्ट रेट और इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यूज का टू एक्वायर एसेट्स इन द ओवरसीज मार्केट फॉर एक्सपेंशन। तो लो इंटरेस्ट रेट और इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में यहां पे देखने को मिल रहा है, और इसीलिए यहां पे यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये पैसेज बहुत ही आसान था, इसमें सारे सवाल आपको सीधे सीधे देखने को मिल गए पैसेज से ही, और ये आपके मैं मानूंगा फ्री के नंबर थे जो कि आपको एग्जामिनेशन में लेने ही लेने हैं। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ, और ऐसे ही फटाफट से इसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। For a developing economic nation, its industrial policy requires regular updation to meet the growing demands of the industry as well as to increase the share of the manufacturing in overall GDP. As India's GDP has been dominated by services rather than agriculture or manufacturing, there are structural modifications always required so that manufacturing activity be increased substantially to meet the global market requirements. This requires legal amendments with the new laws aimed to facilitate better manufacturing and exports. तो आपको मन में फटाफट से पढ़ के आइडिया लग जाना चाहिए कि इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके अंदर अपडेशन करनी पड़ेगी, इंडिया के जीडीपी के अंदर कुछ कमियां निकाल रहे हैं कि मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। बोला एक्चुअली इंडिया फेसेस टू challenges, rather opportunities, that the bullishness on the Indian economy is to be export oriented as well as to feed its ever growing domestic consumption. Also, no economy can only be consumption oriented as its people should also save and invest actively. This brings to an important direction of the banking system which plays a critically important role in achieving the above two objectives. The public sector banks required to build on to the capabilities and expertise on the due diligence methods for the credit appraisal for the loan requirements. Worth mentioning here is the data that non-performing assets valuing rupees 7.7 lakh crore as per the latest figures of the Finance Ministry. Nevertheless, given their large structure and geographic population, public sector banks must be recognized in India's development, and there is no country in the world where banks have not had a problem. तो बेसिकली यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ तक आते आते हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करी, उसमें एनपीएस के बारे में बात करी। तो ऐसी बातें यहाँ पे इस पैसेज के अंदर ओवरऑल की गई हैं। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पैसेज से पूछे गए हैं, और जरूरत पड़ी तो पैसेज पे वापस भी आप आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला सवाल पूछा, क्रेडिट अप्रीजल प्रोसेस बाय अ बैंक डज नॉट इन्वॉल्व इवेल्युएशन ऑफ द बोरोवर ऑन। तो देखो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है ना, इस सवाल का पैसेज से कोई खास लेना देना है ही नहीं है। आपको ऐसा पैसेज में कहीं बताया नहीं गया, ये आपको जनरली आंसर करना है कि बैंक जो आपकी क्रेडिट अप्रेजल करता है, आप लोन की एप्लीकेशन डालते हैं तो क्या चीजें चेक करता है? आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखता है, आपने जो काम करना है इकोनॉमिक वायबिलिटी देखता है, देखता है कि आप जिस एरिया में हैं वहां पे लोन ऑफ टेक्स क्या है और वहां की कंपनीज की पेइंग एबिलिटी क्या है, आपके जैसा काम करने वाली और कंपनीज लोन चुका पाती हैं कि नहीं चुका पाती।
टेक्निकल फिजिबिलिटी वो नहीं देखता, वो इसको ये नहीं लेना देना कि आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं है, ये सब चीजें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा। वो मेनली इकोनॉमिक एंगल पे ध्यान देगा। तो 1 2 3 तो कंसीडर होंगे ही होंगे, 4 आपका हो सकता है कंसीडर ना भी हो, और इसीलिए 4 ही यहां पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए यहां पे हमारे पास अगला सवाल है, व्हाट प्रॉब्लम इज हाईलाइटेड इन द अबव पैसेज। तो इस पैसेज में कौन सी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है, कौन सी प्रॉब्लम की बात की गई है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू, हाई फिस्कल डेफिसिट, लो ग्रोथ इन जीडीपी, रोल ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल की में जो आंसर है वो हाई फिस्कल डेफिसिट दे रखा है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि इसका जो आंसर होना चाहिए था वो 3 या 4 में से होना चाहिए था, और मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनपीए उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है। हालांकि पहले पैसेज में जीडीपी की बात भी कर रखी थी, बट उसमें मेनली जो जीडीपी का कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस था। तो बैंकिंग सेक्टर का रोल मुझे यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लगता है। आपको क्या लगता है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कंजम्पशन इकोनॉमी। कंजम्पशन इकोनॉमी कौन सी होगी जी? जो कंज्यूम करेगी ज्यादा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विद इंक्रीजिंग कंजम्पशन, हाँ ये देखने को मिलेगा। इट प्रमोट्स मोर एक्सपोर्ट्स देन इंपोर्ट्स। तो कंजम्पशन इकोनॉमी ज्यादा कंज्यूम कर रही है तो उसे इंपोर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट वो कम करेगी, तो ये चीज आपकी उल्टी होनी चाहिए, और इसीलिए करेक्ट आंसर यही बनना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, क्योंकि हम ज्यादा जब कंजम्पशन करेंगे, ज्यादा गुड्स को खरीदेंगे, तो उनपे जीएसटी वगैरह भी ज्यादा देना पड़ेगा। और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा कंजम्पशन को पूरा करने के लिए जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी और जब सामान नहीं बिकेगा, अनसोल्ड गुड्स अगर रह जाएंगे तो उनसे प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, और इसीलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए तो यहां पे सवाल है, इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिक्वायर्स दैट इट। इंडियन बैंकिंग सेक्टर क्या रिक्वायर करता है? बी मोर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, बिल्ड मोर मैन पावर एंड आईसीटी रिसोर्सेज, इवेल्युएट लोन डिस्पर्सल्स, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज ऑफ द बैंक रेट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन जनरल बात करें तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आप जोड़ लोगे इंडियन बैंकिंग सेक्टर से। बट अगर इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस पैसेज में मेन फोकस किया है एनपीएस के ऊपर। तो एनपीएस के कॉन्टेक्स्ट में इस पैसेज में बोला भी गया, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा भी गया कि हमारे जो बैंक्स हैं उनको कैपेबिलिटीज डेवलप करनी है, एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, ड्यू डिलीजेंस मेथड्स लेकर आने हैं, क्रेडिट अप्रेजल फॉर लोन रिक्वायरमेंट के लिए, कि लोन देना या नहीं देना तो प्रॉपर उसका क्रेडिट अप्रेजल किया जाए। इसको लेकर इस पैसेज में कहा भी गया है, रिक्वायर टू ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है, और क्वेश्चन भी आपसे यही चीज पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, बट ऑफिशियल आंसर की में आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया है, जिससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। आपको क्या लगता है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए जी अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिफाइंस सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। use of services and related products which respond to basic needs and bring a better quality of life, minimize the use of natural resources and toxic materials as well as emission of waste as pollutants, pertinent use of service or product so as to not jeopardize the needs of the future generation, planned cities with a lower cost of production, minimizing the retail inflation। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल देख के आपको पता लग चुका होगा कि ये सवाल आपके पैसेज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो नहीं है। सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन ये पूछ रहे हैं आपसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको पता है कि ऐसी डेवलपमेंट हमारी हो जो कि फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को जेपरडाइज ना करे, हार्म ना करे, और ये हमें ऑप्शन नंबर सी में तो सीधा सीधा देखने को मिल ही रहा है, ये तो आप जानते ही हैं जी। और इसके अलावा आपको जो पॉइंट नंबर ए है और पॉइंट नंबर बी है, ये भी आप स्पेसिफिकली जोड़ ही सकते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन से। तो ए बी और सी तो मेरे हिसाब से जुड़ना ही चाहिए, और 1 और 3 में से मुझे लग रहा है कोई अप्रोप्रिएट आंसर बनना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की में जो मुझे आंसर देखने को मिला वो ऑप्शन नंबर 2 मिला, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। 1 मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 1 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए आइए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमें कह रहे हैं, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन। तो आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको देने हैं। फटाफट से इस बार भी इस पैसेज को रीड आउट करना है, और पैसेज को रीड आउट करने के बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगर लगा कि क्वेश्चंस के बाद पैसेज को रेफर करना है तो कर लेंगे, नहीं तो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से उन सवालों को हैंडल कर लेंगे। तो पैसेज है, इकोनॉमिक सर्वे cautions against extended forbearance of the credit default
Drawing the lessons that extended forbearance in the wake of global financial crisis led to the buildup of bad loans and dragged down investment rates and economic growth. तो आपको अगर इंग्लिश सही से आती है तो आप अभी तक ये मतलब निकाल चुके होंगे कि क्रेडिट डिफॉल्ट की फोरबियरेंस ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो किसी कोई अगर पैसे नहीं दे रहा है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो आप कुछ समय तक तो उसे टाइम दो, बट बहुत ज्यादा टाइम ना दो। अगर बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो फिर बहुत ज्यादा बैड लोन बढ़ जाएंगे और आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, ऐसी बात ये कर रहा है। If followed through, this would mean a major squeeze on the company finances as they scramble for resources to service loans to avoid bankruptcy, and a big demand on the government to recapitalize the banks it owns after they recognize and provide for a mass of bad loans. Regulatory forbearance must be an emergency medicine, not a staple diet, is sound advice. Moratorium by banks on debt service by borrowers has been a part of the COVID cushioning to corporates. Many of these firms would face acute liquidity crisis when the moratorium ends. तो कोविड के टाइम पे जो मॉरेटेरियम दिया गया था कि आपके जो लोन है आप उसे बाद में चुका सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, तो उसकी बात भी यहां पे कर रखी है कि अगर ज्यादा टाइम उनको दे दो तो बाद में दिक्कत हो जाती है बिजनेस फर्म्स को पैसे चुकाने में। फास्ट ग्रोथ दैट embraces all businesses would avert a crisis. Such Goldilocks perfection rarely materializes in real life. Many companies that could survive with access to liquidity could go under when banks think it is time to do their asset quality reviews. The solution is to provide such companies with the capital that does not need to be serviced when they do not make a profit on equity. तो आप बात कर रहे हैं फास्ट ग्रोथ की कि फास्ट ग्रोथ हो जाए तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। Companies would need a whole lot of capital to service existing loans and to invest in new production to cater to the demand thrown up by the economic revival. The government had promised a fund to funds that would mobilize large volume of capital to invest in micro, small and medium enterprise. This is time to walk the talk. Equity stakes can be sold later, hopefully at a profit. Special situation funds, private equity and allocations from retirement savings can be tapped for the needed capital. मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट इज अ चैलेंज। तो लास्ट में कुछ बात कर रहे हैं कि आपको कंपनीज जो हैं जो आपको लग रहा है अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो उनको आप इक्विटी की पार्टिसिपेशन दीजिए, आप उनके अंदर इक्विटी ले लीजिए, और यहां पे क्या होगा कि कंपनीज को एक बर्डन नहीं रहेगा सर्विस करने का, और कंपनीज जो हैं लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल वायबल बन सकती हैं और आपको भी इसका लॉन्ग रन में फायदा होगा। ऐसी कुछ बात ये पैसेज आपका कर रहा है। तो पैसेज पढ़ लिया, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज थी, थोड़ा सा टाइम लगा होगा शायद आपको भी, बट अब एक आइडिया हो गया आपको। तो अब इसके सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल यहां से पूछे गए हैं। चलिए अब देखते हैं सवालों को, और पहला सवाल हमारे पास असर्शन रीजनिंग का सवाल पूछा यहां से। Assertion the government had promised a fund of funds that would mobilize large volume of capital to invest in micro, small and medium enterprises. तो ऐसा हमने पैसेज में पढ़ा है, तो ये assertion तो सही है जी। Companies would need a whole lot of capital to service existing loans and to invest in new production to cater to the demand thrown up by the economic revival. तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, और अगर आपको ध्यान हो तो दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रखी थी कि कंपनीज को काफी सारा पैसा चाहिए होगा और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करने वाली है, वॉक द टॉक करने वाली है, और इसके लिए एक फंड ऑफ फंड्स बनाने वाली है जहां से हमारे एमएसएमई सेक्टर को काफी पैसा मिल जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, और आपके पैसेज में भी ये बिल्कुल सीधा सीधा लिखा गया था, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। असर्शन रीजनिंग का ही सवाल है। Assertion the moratorium by banks on debt service by borrowers has been a part of the COVID cushioning to corporates. तो बिल्कुल आपको ध्यान आ गया होगा कि हाँ बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपकी पैसे से ही डायरेक्टली ली गई है। रीजन दिया, रेगुलेटरी फोरबियरेंस मस्ट बी एन इमरजेंसी मेडिसिन बट नॉट अ स्टेपल डाइट। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे भी देखो कोविड जो था वो एक इमरजेंसी सिचुएशन था, और इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपने रेगुलेटरी फोरबियरेंस किया, आपने डेट चुकाने के लिए और टाइम दिया जिसे मॉरिटेरियम भी बोला जाता है, तो वो चीज सही थी। आप नॉर्मली ऐसा ना करिए, स्टेपल डाइट मतलब जो आप रोज खाते हैं वो आपकी स्टेपल डाइट होती है। तो रेगुलेटरी फोरबियरेंस मॉरिटेरियम रोज नहीं देना, बस इमरजेंसी सिचुएशन में देना है, और कोविड एक इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसमें आपने ये दिया। तो असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रही है कि इमरजेंसी सिचुएशन में इसे देना चाहिए था और हमने इमरजेंसी में ही दिया, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 का आपका बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं।
स्टेटमेंट नंबर 1 है फोरबियरेंस ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट इज अ कॉमन फिनोमिनन इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो ऐसी बात इस पैसेज में कर रखी है। स्टेटमेंट नंबर 2 है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन्फ्लुएंसेस द क्वांटम ऑफ बैड लोन्स इन इंडिया, और ऐसा भी आपको पैसेज में बता रखा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट सही है और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैराग्राफ नरेटेड अबव। तो इस सवाल के अंदर अगर ऑप्शंस पढ़ें, क्राइसिस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग ड्यूरिंग क्राइसिस टाइम, फॉरबियरेंस ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट, लिक्विडिटी एंड सर्वाइवल ऑफ कंपनीज, मॉनिटेरियम बाय बैंक्स ऑन डेट सर्विस। मेरे हिसाब से ये सारी ऑप्शंस आपकी बहुत ही क्लोज हैं, बेहद ही क्लोज हैं। आपसे पूछ रहे हैं पैराग्राफ की थीम क्या है, और मेरे हिसाब से आपको जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर दिया उसी के साथ ही यहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहां पे हमें बोला क्राइसिस ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग ड्यूरिंग क्राइसिस टाइम। इतना क्लोज ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, फिर आप ऐसे क्वेश्चंस पे रिलाई नहीं कर पाएंगे। इसको ऑब्जेक्टिवली कोई नहीं कह सकता कि ये थीम है ये नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, बट हाँ ये कह सकते हो कि चलो ये वाली थीम थोड़ी सी ज्यादा बेहतर लग रही है, तो इसको टिक लगा दिया। तो सवाल में बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, और ऐसे सवालों पे आप पास होने के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। अगला सवाल है विच कुड बी अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैराग्राफ। अब ये सवाल भी कुछ ऐसा सही है, बट इस सवाल में फिर भी आप कुछ हद तक आंसर लगा सकते हैं। फोरबियरेंस एंड कॉर्पोरेट फंडिंग इन क्राइसिस टाइम, जो पॉइंट नंबर 2 में दिख रहा है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। 1 में लिख रहा है बैड लोन्स इन इंडियन कॉर्पोरेट्स, 3 में है जी फंडिंग क्राइसिस एंड कोविड-19 फंडिंग ड्यूरिंग क्राइसिस। तो इसमें ऑप्शंस इतने ज्यादा क्लोज नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी सोचें तो आप आसानी से मार्क कर देंगे कि हाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बातें इस पैसेज में बहुत ज्यादा करी हैं, फोरबियरेंस से करी हैं, क्राइसिस से करी हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से आंसर कर सकते थे। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बढ़ते हैं एक और पैसेज की तरफ और इसे रीड आउट करते हैं फटाफट से, और फिर चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और देखेंगे क्या उनके आंसर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे पैसेज पूछा गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर। Management theories help organizations to focus, communicate, and evolve. Using management theory in the workplace allows a leadership to focus on their main goals. When a management style or theory is implemented, it automatically streamlines the top priorities for the organization. Management theory also allows us to better communicate with people we work with, which in turn allows us to work more efficiently. By understanding management theory, basic assumptions about management styles and goals can be assumed and can save time during daily interactions and meetings within an organization. तो पहला पैराग्राफ पढ़ के आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि मैनेजमेंट थ्योरीज जो है ना, उनकी वाहवाही की गई है इस पैराग्राफ के अंदर, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रखी हैं। सेकंड पैराग्राफ बोल रहे हैं, theories can only reach so far and management theories are no exception. There is no such thing as one size fits all management theory. What may work for one organization may not be relevant for another. Therefore, when one theory does not fit a particular situation, it is important to explore the option of developing a new theory that would lead in a new, more applicable direction. While some theories can stand the test of time, other theories may grow to be irrelevant and new theories will develop in their place. तो आपका जो सेकंड पैराग्राफ है वो मैनेजमेंट थ्योरीज में कुछ कमियां भी निकाल रहा है कि एक थ्योरी सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगी और इसीलिए हमें नई थ्योरीज बनानी पड़ती हैं, ऐसी कुछ बात कर रहा है। From the late 1700s through the early 1900s, industrial revolution brought extraordinary change to the workplace and forever transformed the way companies operate. Industrial revolution brought better and faster technology, allowing companies to perform more efficiently than ever before, and gave them the ability to dramatically increase their output. In order to meet demand, company leadership had to ensure their employees were productive. तो आपका जो थर्ड पैराग्राफ है वो मेन इंक्लिनेशन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ और बता रहे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी की लीडरशिप थी उनको इंश्योर करना पड़ा कि एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट से कुछ लिंकेज यहाँ पे डाल दिया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे पैसेज से सवाल पूछा, असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन दी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट बेटर एंड फास्टर टेक्नोलॉजी allowing companies to perform more efficiently than ever before and gave them the ability to dramatically increase their output. तो आपने ये स्टेटमेंट को पढ़ा और ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सीधी सीधी आपके पैसेज से उठाई है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप पैसेज भी रिविजिट कर सकते थे, तो ये स्टेटमेंट सीधी सीधी आपके पैसेज से। और रीजन वाली स्टेटमेंट जो है, इन ऑर्डर टू मीट डिमांड कंपनी लीडरशिप हैड टू इंश्योर देयर एम्प्लॉइज वर प्रोडक्टिव,
तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सीधी सीधी पैसेज से या लास्ट पैराग्राफ में यही लाइंस लिखी हुई हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट हाँ एक रीजन नहीं बनती एक दूसरे की, और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 की बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अगला सवाल है, इन द पैराग्राफ व्हाट इज मेंट बाय देयर इज नो सच थिंग एज वन साइज फिट्स ऑल मैनेजमेंट थ्योरी। तो बिल्कुल अगर आपने पैसेज को ठीक से पढ़ लिया है तो आप इसे आंसर कर सकते हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज कीप्स ऑन चेंजिंग, हाँ बिल्कुल थ्योरीज हमारी चेंज होती रहती हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, ऐसा भी सही है। अब बिजनेस कांट ग्रो विदाउट मैनेजमेंट थ्योरीज, ऐसा इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये कि एक पॉलिसी हर जगह नहीं लगेगी, हर सिचुएशन में नहीं लगेगी। मैनेजमेंट थ्योरीज आर नॉन साइंटिफिक, ऐसा भी इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ए और बी यही दोनों इसके मतलब निकलते हैं, और पैसेज में भी ऐसी ही बातें कर रखी हैं, अगर आप सेकंड पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो यही बातें उसके अंदर कर रखी हैं, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। आपके पैसेज में आप अगर देखेंगे सेकंड आपका जो पैराग्राफ था उसमें यही चीजें यहां पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिखेंगी। चलिए अगला सवाल है, व्हाट हेल्प्स लीडरशिप टू फोकस ऑन देयर मेन गोल्स। तो लीडरशिप को क्या मदद करता है कि वो अपने मेन गोल पे फोकस कर सके। मैनेजमेंट थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इफेक्टिव एचआर पॉलिसीज, गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। तो माय डियर फ्रेंड्स इस पैसेज इस क्वेश्चन को जो हमें आंसर करना है, हालांकि इनको स्पेसिफिकली लिखना चाहिए था इन द लाइट ऑफ दिस पैसेज, इन द लाइट ऑफ दिस पैसेज आप इसका आंसर दीजिए, बट नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को लग रहा है एग्जामिनर ये मान रहा है कि आप इसका जो आंसर देंगे वो पैसेज में से ही देंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी सीधे सीधे पैसेज में से ही थे, आप जनरल कोई आंसर मार्क नहीं करेंगे। तो बिल्कुल मैनेजमेंट थ्योरी से जुड़ा हुआ पैसेज है तो आपका ए तो आएगा ही आएगा, बाकी सारी चीजें इस पैसेज में मेंशन नहीं कर रखी हैं, सो इसीलिए आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 ए ओनली। आपके पैसेज में भी ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यूजिंग मैनेजमेंट थ्योरी इन द वर्क प्लेस अलाउज लीडरशिप टू फोकस ऑन देयर मेन गोल्स, और किसी चीज की बात नहीं करी पैसेज में, पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको इस सवाल को आंसर करना है, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 ए ओनली। जनरल आंसर इसका नहीं लगाना, कई आपके पैसेजेस होते हैं जहां पे आपको जनरल आंसर करने पड़ते हैं, बट क्योंकि ये पैसेज उस टाइप का है जिसमें आपकी चीजें पैसेज से डायरेक्टली निकलकर पूछी जा रही हैं, तो इस पैसेज में आप वो अप्रोच मत लगाइए। चलिए अगला है हमारे पास सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ टर्निंग पॉइंट इन बिजनेस ऑपरेशंस, मैनेजमेंट थ्योरीज आर एवर चेंजिंग, ये भी करेक्ट है। गुड मैनेजमेंट मेक्स कम्युनिकेशन फ्लो बेटर, ये सही है। मैनेजमेंट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज लिख के गड़बड़ कर दी इन्होंने। देखो जनरली ना जब ऐसी ऑलवेज डाल देते हैं ना किसी भी स्टेटमेंट में तो जनरली वो गलत हो जाती है, तो मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट थ्योरीज आर एवर चेंजिंग, और इसीलिए पॉइंट नंबर 4 जो है आप सीधा सीधा मार्क कर सकते थे कि ये हमारा आंसर यहां पे नहीं बनेगा। अगला सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखी है। स्टेटमेंट 1 है मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट टूल फॉर अचीविंग बिजनेस गोल्स, तो मैनेजमेंट बिजनेस गोल्स को अचीव करने में मदद करती है, और इस पैसेज से आपको कई जगह ऐसा इन्फ्रेंस मिलेगा कि ऐसी बात हो रही है कि मैनेजमेंट आपको बेहतर तरीके से आपके बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज मैनेजमेंट ओनली विच इनिशिएटेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ऐसा इस पैसेज में नहीं लिखा हुआ, आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी वो मेनली आपके जो नई टेक्नोलॉजी आ गई थी मार्केट में, अब बेहतर तरीके से काम कर सकते थे, प्रोडक्शन मैकेनाइज्ड हो गई थी, इस वजह से आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। मैनेजमेंट का काम तो ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद आपके वर्कर्स को किस तरीके से प्रोडक्टिव रखा जाए, वो मैनेजमेंट का काम था, और यही इस पैसेज में भी हमें बताया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपकी सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए तो आइए रीड करते हैं यहाँ पे एक और पैसेज और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस इस पैसेज से पूछे गए हैं, तो फटाफट से रीड करते हैं जी। इन 2019 इंडियाज 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स वर यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड। In 2018-19, the foreign direct investment in India was 64.4 billion, with service sector, computer and telecom industry remains leading sector for FDI inflows. India has free trade agreement with several nations including ASEAN, SAFTA, Mercosur, South Korea, Japan and few others which are in effect or under negotiating stage.
Service sector makes up 55% of the GDP and remains the fastest growing sector, while the industrial sector and the agriculture sector employ a majority of the labor force. Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange are one of the world's largest stock exchanges by market capitalization. India is the world's sixth largest manufacturer, representing 3% of the global manufacturing, and it employs over 57 million people. Nearly 66% of the India's population is rural, whose primary source of livelihood is agriculture and contributes less than 50% of the India's GDP. It has the world's fifth largest foreign exchange reserves worth 38,000 billion. India has high national debt with 68% of GDP, while its fiscal deficit remained at 3.4% of GDP. However, as per CHE report, the actual fiscal deficit is 5.85%. India's government-owned banks faced mounting bad debt, resulting in low credit growth. Simultaneously, NBFC sector has been engulfed in a liquidity crisis. India faces high unemployment, rising income inequality, and a major slump in aggregate demand. तो एक बार फटाफट से आपने इस पैसेज को रीड किया, मैंने बोलकर किया तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, अगर आप मन में करते तो शायद जल्दी कर लेते। तो फटाफट से अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए इस पैसेज की थीम क्या है। इंडिया की इकोनॉमी की बात चल रही है, जीडीपी की बात चल रही है, एफडीआई इन्फ्लोज की बात चल रही है। तो हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक पोर्शन है उससे जुड़ी हुई बातें चल रही है, जीडीपी के ऊपर कुछ ज्यादा बातें यहां पे मेरे को लग रहा है कि चल रही हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या सवाल है, उसके हिसाब से अगर पैसेज पे दोबारा आना पड़ा तो रेफर करके हम अपने आंसर्स को यहां पे मार्क कर लेंगे। चलिए, सवाल यहां पे पूछा गया, इंडिया हैज सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से रीजन से आते हैं, ऐसा हमसे यहां से पूछा जा रहा है। और ये जो सवाल है बिल्कुल पैसेज से ही आपसे पूछा गया है। पैसेज में सीधा सीधा लिखा है कि इंडिया के जो 10 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वो ये थे, ऐसा लिखा हुआ है। और अब आपको मार्क करना है कि आंसर क्या होगा। तो देखो, आप अगर ध्यान दोगे तो अफ्रीका तो आपको देखने को मिल नहीं रहा है, कोई अफ्रीकन कंट्री तो यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है। अमेरिका आपको देखने को मिल रहा है, एशियन कंट्रीज हैं आपकी जो देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और इसीलिए हमारे पास यूरोप, अमेरिका और एशिया ये इंक्लूड होंगे ट्रेडिंग पार्टनर में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये भी सवाल आपका सीधा सीधा पैसेज से उठाकर पूछा गया है। अब आपके पैसेज में लिखा गया था कि एफटीआई जो है इंडिया में इतनी बिलियन थी, और इसमें सर्विस सेक्टर जो था वो एक लीडिंग सेक्टर था। इसके अलावा कंप्यूटर और टेलीकॉम इंडस्ट्री भी आपके एक लीडिंग सेक्टर थे एफटीआई इन्फ्लोज के लिए। तो सर्विस सेक्टर आ जाएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर वगैरह की तो कोई बात नहीं करी है, और इसीलिए सर्विस सेक्टर और हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वही यहाँ पे आएंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, A and B only। चलिए, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन आर्टिकुलेटेड इन द पैसेज। यानी कि पैसेज में किसकी बात नहीं कर रखी है। जीडीपी ग्रोथ की बात तो कर रखी है, जीडीपी ग्रोथ की बात बिल्कुल कर रखी है जी, तो जीडीपी के बारे में बता रखा है। आपके लिक्विडिटी क्राइसिस के बारे में भी बता रखा है एनबीएफसी सेक्टर में, और इंडिया की पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे डेमोग्राफिक्स बोलते हैं उससे जुड़ी हुई बातें भी बता रखी हैं। तो इनमें से अगर मैं बात करूं कि क्या देखने को नहीं मिल रहा है, तो करेंसी फ्लोज ही बचा, जो कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा स्पेसिफिकली, और इसीलिए यही आंसर यहां पे हमारा बनेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, बी ओनली। चलिए, यहां पे सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट वन। यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे पहचाननी है, और आपको बोला गया चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। इंडिया हैज बेटर ट्रेड रिलेशंस विद यूरोपियन कंट्रीज। MSC इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सीधी सीधी गलत है, क्योंकि BSE और NSE के ऐसा बता रखा है। इंडियन प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग लेस एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये भी बता रखा है कि इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर जो है, उसके अंदर पॉपुलेशन जितनी इंप्लॉयड है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो लेस है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूट्स लेस देन 50% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। इंडिया अट्रैक्ट्स हाईएस्ट एफटीआई फ्रॉम यूएसए। तो 1 और 4 कहीं क्लियरली ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट 3 वाला तो हमें क्लियरली मेंशन दिख ही रहा है, तो यही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यहां पे लग रहा है, और दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पे सवाल है जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज रिपोर्टेड अ डिफरेंट एस्टिमेट देन ऑफ द गवर्नमेंट्स इन टर्म्स ऑफ। तो आपके पैसेज में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज 3.4%, बट सीएजी की रिपोर्ट देखें तो फिस्कल डेफिसिट है 5.8%।
तो फिस्कल डेफिसिट के कंटेक्स्ट में दोनों के एस्टीमेट डिफरेंट है, गवर्नमेंट के और सीएजी रिपोर्ट के, और इसीलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों पे, नेट 2021 के सवालों पे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो सॉल्व कोर्स है, उसके अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो करें। आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से जुड़ी हुई या फिर आप कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।